गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लिक्विड स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सरफेस टेंशन। अब सबसे बड़ा दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सरफेस टेंशन ऐसा खास क्यों है, किस वजह से? क्योंकि सरफेस टेंशन का सबसे ज़्यादा यूज हमारी डेली लाइफ में होता है। अब डेली लाइफ में किस तरीके से, जैसे मैं आपसे 5-4 एग्जाम्पल्स अगर डिस्कस करना चाहूँ तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे मान लो सपोज करो आप ड्राइंग बना रहे हो, कहीं भी ड्राइंग बनाते हो या फिर आपने देखा होगा किसी भी कांच के ग्लास में आपने पानी फिल किया है तो आप देखोगे उसके अंदर हमेशा कुछ ऐसी लेयर सी बनती है। ऐसी लेयर का मतलब क्या होता है कि हम उसको मेनिस्कस वर्ड से इंडिकेट करते हैं। अगर यदि हम साइंस के टर्म में इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एक मेनिस्कस वर्ड से हम इसको इंडिकेट करते हैं कि जो कॉनकेव की तरीके से, आपने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सुना होगा, तो वाटर हमेशा कॉनकेव की शेप बनाता है। ठीक है, पहला एग्जांपल, इसका रीजन हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर यदि हम देखें वाटर ड्रॉपलेट्स, जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, अब वाटर ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या है? जैसे अगर यदि जैसे हम टैप से पानी यूज कर रहे हैं तो उसमें से ड्रॉपलेट कोई भी आ रही है, ठीक है, या बारिश में कोई भी ड्रॉपलेट है उसका यूज कर रहे हैं, वो सभी की सभी स्फेरिकल शेप की होती है। क्यों होती है, इसका रीजन क्या है भाई? ठीक है, जैसे और मैं छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करना चाहूं, जैसे अभी अगर यदि आपने कभी देखा हो जो भी दिया और बाती हैं जलाते हम उनको, उसमें घी या तेल डाल के जो भी यूज किया जाता है, उसके बाद में आप देखते हो वो धीरे धीरे वो सारे तेल को खत्म कर लेती है। मतलब अगर यदि हम एक छोटा सा वर्ड यूज करें, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन किसके बीच में, कहां पे, कैसे होता है, इन सब का रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यही इस टॉपिक की ब्यूटी है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, और अगर यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सरफेस टेंशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सरफेस टेंशन को समझने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम छोटे छोटे बच्चे हैं और हम खेलने की कोशिश करते हैं। खेलने की कोशिश करने का मतलब है हम एक कंपटीशन है, हम भाग रहे हैं, किसी भी जगह पे भाग रहे हैं। मतलब मान लेते हैं, सपोज करते हैं हम यहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और हम यहां पे चढ़ना चाह रहे हैं। ये हमारा रास्ता है, ये हमारा रास्ता है, इस तरीके से हमें चढ़ना है। हम यहाँ पे 10-15 जने यहाँ पे खड़े हैं, 10-15 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, आप हो, मैं हूँ, सभी के सभी खेल रहे हैं, सभी छोटे छोटे बच्चे हैं और सारे के सारे खेलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और सभी में एक कंपटीशन है, क्या कि ये डिसाइड किया कि सभी को यहाँ से चलना शुरू करना है और यहाँ पे जाके पहुँचना है। यहाँ पे पहुँचना है, यहां से चलना शुरू कर रहे हैं, यहां पे पहुंचना है। कौन सबसे पहले पहुंचेगा, सबसे पहली बात, क्योंकि जो कंपटीशन है सबको पहुंचना है, सभी को गिफ्ट मिलेगा, जो पहले पहुंचेगा उसको गिफ्ट सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलो ये सारे के सारे पहले यूं खड़े हुए इस तरीके से भागना शुरू करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि देखो कंडीशन है आपके ऊपर, कुछ शर्तें लागू है आप पे। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली बस यूं भागते रहो, एक दूसरे को खींचना है। ऐसा नहीं है कि बस भागे सीधे दूरी कवर करनी है, नहीं, आपको सीधा भागना नहीं है, आपको एक दूसरे को खींचना है नीचे की तरफ कि पहले कौन भागेगा, पहले कौन चढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक बंदा है ए, ये भागने लग रहे हैं, ये बीच में खड़ा हुआ है, सभी के बीच में खड़ा है, और जब बीच में खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इसको सारे के सारे नीचे की तरफ खींचेंगे। जो इससे पीछे हैं वो सारे के सारे कहेंगे भाई तेरे को आगे नहीं जाने देंगे, तू यहीं पे रुक जा। ये दूसरे को खींचेगा, ये किसी दूसरे को खींचेगा, और इसके नीचे जितने भी हैं वो सारे के सारे इसको अपोज करेंगे, रोकेंगे, नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना है। जैसे आप अगर यदि एक छोटे से एग्जाम्पल को और देखो कि कोई बहुत ही पॉपुलर बंदा है और वो कहता है कि मैं घर छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे लोग, उसको रोकेंगे, नहीं आपको कहीं नहीं जाना, आप यहीं रुको। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी रोकने की कोशिश करेंगे, ये रुकेगा, अपोज करेंगे, अब इसको कहीं नहीं भागने देंगे। ठीक है,
लेकिन जो बंदा आगे भाग रहा है उसको खींचने वाले, इसके ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसको सिर्फ नीचे के नीचे खींचेंगे, जो इसके बगल में है वही खींचेंगे, जो इसके नीचे है वही इसको अपोज करेंगे। रुक जा भाई रुक जा, भागना नहीं है, अकेले नहीं जाना है। क्लियर है? मतलब इन सभी के बीच में फोर्स है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन का। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं अट्रैक्शन ये, जब हम किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को हाथ लगा रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, तो मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन है। इसी अट्रैक्शन को ही हम समझते हैं और इसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? समझते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास कोई भी एक लिक्विड का कंटेनर है। लिक्विड का कंटेनर मतलब जैसे मेरे पास में कोई भी एक बाल्टी रखी हुई है, पानी की बाल्टी है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है, आराम से मैंने बाल्टी भरी और रख दी, ठीक है। अब यहां पे बीच में कोई भी एक पार्टिकल है, यहां पे जो भी बीच में पार्टिकल्स होते हैं, बीच में पार्टिकल्स का मतलब जिसको सारी साइड से कवर किया हुआ है, किसी ने अपोज किया हुआ है, रोका हुआ है इसको, तो ये क्या करेंगे, ये वाला पार्टिकल है, इसको हर डायरेक्शन में, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, मतलब हर डायरेक्शन में इसको अपोज करने वाले मिलेंगे। हर डायरेक्शन में इधर भी अपोज करेंगे, इधर भी अपोज करेंगे, हर डायरेक्शन से इसको अपोजिशन मिलता रहता है। ये कहीं भी नहीं जाने देते इसको निकल के। क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। उधर भी खींचने वाले हैं, इधर भी खींचने वाले हैं, ऊपर भी खींचने वाले हैं, नीचे भी खींच रहे हैं, मतलब सभी डायरेक्शन से इसको खींचने वाले लोग हैं, अपोज करने वाले लोग हैं। ये पूरी कोशिश करता है यहां से भागने की, लेकिन ये भाग के कहीं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये बल्क में पड़ा है। इसकी कमजोरी ये है कि ये बल्क में है। अगर यदि ये बाहर होता तो इसके शायद कुछ हो सकता था। जैसे यहां पे तो जो पार्टिकल है बीच में, जितने भी बीच के पार्टिकल्स हैं वो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस होता है जो सरफेस पे पार्टिकल है। सरफेस का मतलब यहां पे है, जो ऊपर वाली सबसे ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है उसके ऊपर जो भी प्रेजेंट है उसके साथ में यही प्रोसेस अपोजिट हो जाती है, और वो प्रोसेस अपोजिट इस डायरेक्शन में होती है कि क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल नहीं है तो इसको हमेशा नीचे की तरफ खींचने वाले ही पार्टिकल्स मिलेंगे। इसको सभी के सभी नीचे की तरफ खींचेंगे। ये जो ऊपर वाली लेयर में पार्टिकल है, ये वाला पानी का पार्टिकल जो यहां पे प्रेजेंट है, इसको सभी नीचे की तरफ खींचेंगे। अब एक बात सोच के देखो जरा, एक चीज छोटी सी कॉमन सी अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक काम करो, यहां पे कोई भी एक रस्सी बंधी हुई है इस तरीके से, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में एक रस्सी बंध रही है, दोनों जगह पे रस्सी बंधी हुई है और एकदम सीधी है। जब रस्सी बंध के खड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, रस्सी बंधी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी, एकदम सीधी। कब? जब उसे खींचने वाला कोई नहीं है। अभी फिलहाल उसको किसी ने नहीं पकड़ा हुआ है, अभी वो फिलहाल किसी भी दो पॉइंट से बंधी हुई है, ठीक है। अब हम यहां पे गए और हमने जाके बीच में से इसको नीचे की तरफ खींचा। अगर यदि मैं इसको नीचे की तरफ खींचूंगा तो ये अपनी शेप में चेंज करेगी, ये अपनी शेप में चेंज करेगी, और ये किस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। इसके अंदर कुछ बैंड आएगा, बैंड आएगा मतलब ये नीचे की तरफ आएगी। पहले ये यहाँ पे थी, अब ये यहाँ पे आ चुकी है। मैंने इसको नीचे की तरफ खींचा है, मैं लटक गया हूँ इस पर, बहुत भारी रस्सा है, मैं उस पर लटक गया तो क्या हो गया, शेप चेंज हो गई। उसने अपनी शेप को कुछ इस तरीके से बना लिया। सेम काम हमारे पास यहाँ पे होता है, सेम काम। कैसे? क्योंकि सरफेस जब हमने पहले भरा था तो उस टाइम में कोई भी अट्रैक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, किसी भी पार्टिकल का कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, तो दैट मीन्स वो सरफेस हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहां पे नीचे की तरफ फोर्स लगते हैं, इनको हम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्सेस, और ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इसकी वजह से इसके सरफेस में एक कर्वेचर आ जाता है, और इसी कर्वेचर को हम बोलते हैं क्या, दैट इज सरफेस टेंशन। टेंशन बढ़ा दी है, किसकी टेंशन बढ़ गई, सरफेस की टेंशन बढ़ी है। एक बात देखो दिमाग में अच्छे से आनी चाहिए, इसको सरफेस टेंशन ही क्यों बोला, इसका नाम सरफेस टेंशन ही क्यों है, तो दैट मीन्स
अगर सरफेस वर्ड यूज किए तो ये प्रोसेस बल्कियर प्रोसेस नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है, ये जो भी फोर्स लग रहा है वो ओनली एंड ओनली फॉर सरफेस, मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस कंप्लीटली सरफेस के ऊपर होने वाली प्रोसेस है, बल्क में नहीं हो सकती है। सरफेस टेंशन प्रोसेस हमेशा सरफेस पे होने वाली प्रोसेस है, कभी भी बल्क में नहीं होगी। क्लियर हो गया पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है। क्लियर है? चलो अब देखो, अब एक बात तो ऑब्वियस ही है, मुझे ये चीज तो समझ में आ गई है, अगर यदि सरफेस टेंशन प्रेजेंट है तो इसको मैं सिंपल एक कॉमन से वर्ड में यूज कर सकता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की टर्म लिख के मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ है यहां पे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, अगर यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो क्या सरफेस टेंशन होता? तो बिल्कुल नहीं होता, कतई नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और अगर नहीं होता तो फिर हम इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सरफेस टेंशन है ये किस किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंडेंट है, किस किस फैक्टर पे वेरिएबल है, कहां पे चेंज होगा, कहां पे चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, एक चीज देखो ऐसी कोई भी जगह जहां पे ये फोर्स जीरो है, या मैं ये कहूं मेरे पास तीन कंडीशंस है, एक जगह पे जहां पे फोर्स जीरो है, जिस जगह पे फोर्स जीरो है, दूसरी एक जगह जहां पे फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है, हाई है, और एक जगह जहां पे बहुत ज्यादा है, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, अब ध्यान से देखो, जिस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा ज्यादा ज्यादा, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा जोर से नीचे खींचोगे, अगर यदि आप इस रस्सी को बहुत जोर से नीचे खींचोगे, ये स्ट्रेट है, और आप जितना ज्यादा जोर से खींचोगे, जितना ज्यादा वेट इस पे लगाओगे, तो ये रस्सी उतनी तो नीचे आएगी, ये रस्सी उतनी तो नीचे आएगी। मतलब क्या, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स सरफेस टेंशन ज्यादा। इसका मतलब जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रोंगर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, बात क्लियर है? अगर मुझे यहां पे डिफाइन करना पड़े कि किस किस पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरे पास निकल के आया कि भाई लिक्विड ही देख लो, जिसके अंदर कोई इंटरेक्शन ना हो किसी के साथ में भी, पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर रहें। दूर दूर रहने का मतलब, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर देखूं, H2O, मैंने लिखा है H2O, मैं कह दूं ईथर, ईथर मतलब ROR है, और H2O दैट इज HOH। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। अगर यदि मैं इन दोनों के बीच में देखूं तो किस जगह पे इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, तो मैंने कहा H2O। H2O के बीच में तो हमने एक वर्ड पढ़ा है, और वो कौन सा? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई इसमें, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का मतलब ये है, अगर किसी ने मॉलिक्यूल होते हुए भी बॉन्ड बना लिया, मॉलिक्यूल के अंदर तो बॉन्ड बना ही है, लेकिन उसके अलावा भी उसने बॉन्ड बना रखा है, अलावा भी बॉन्ड बना रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर यदि इसने दूसरे पार्टिकल के साथ में आके इंटरेक्शन दिखाया, अगर यदि ये इंटरेक्शन दिखाएगा तो इनके बीच में बॉन्ड बना, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर बॉन्ड बना रहे दैट मीन्स वहां पे स्ट्रोंगर इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बढ़ेगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया क्या चीज? सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। दूसरे केस में देखते हैं, ROR दैट इज ईथर। ईथर के अंदर क्या है? ROR, इधर ROR, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना या कोई भी इंटरेक्शन नहीं है तो ये बेचारे दूर दूर पड़े हैं, पहले ही दूर दूर पड़े हैं।
कोई अलग से इसमें फोर्स नहीं आया, कोई अट्रैक्शन नहीं है इनमें, और जब कोई भी अट्रैक्शन नहीं है तो इसका मतलब मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि इसके अंदर सरफेस टेंशन ज्यादा है, इसके अंदर कम है। इसका मतलब सबसे पहली चीज तो मेरे पास में अगर मैं डिफाइन करूं किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं सबसे पहली चीज लिखूंगा नेचर पे डिपेंड करेगा। किसके नेचर पे डिपेंड करेगा? किसके नेचर पे डिपेंड करेगा? तो हम ये कह देंगे नेचर ऑफ लिक्विड। वो किस तरीके का लिक्विड है, उसके अंदर कोई इंटरेक्शन होने वाला है, किसी तरीके का बॉन्ड बनने वाला है, तो हमारे पास सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सिंपल है। क्लियर हो गया पॉइंट? सेकेंड फैक्टर देखो, टेम्परेचर। अब भाई एक बात बताओ, अगर यदि मैं पानी को देखूं, पानी लिक्विड स्टेट में है, पानी है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अगर यदि मैं उसको हीट करने की कोशिश करूंगा, मैं टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करूं, उससे पहले देखो तो पानी के अंदर क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। दूसरी तरफ देखो तो मेरे पास में दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, HH, हाइड्रोजन बॉन्ड में प्रेजेंट है। तीसरा मॉलिक्यूल देखो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से हर जगह पे बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं। पहले ये मॉलिक्यूल इस तरीके से थे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठे थे, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा था, स्ट्रोंगर था। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया इसका, इंक्रीज किया इसका, तो देखूंगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट से ये गैसियस में जाएगा। भाई जब लिक्विड स्टेट से गैस में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके बीच का ये इंटरेक्शन टूटने की कोशिश करेगा, टूटने की कोशिश करेगा। और अगर टूटने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा है या बढ़ा है? तो हम एक बात कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो ये ऑब्वियस सी बात है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और घट गया तो हम कहेंगे सरफेस टेंशन घट गया। क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट समझ में आ गए? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब हम इससे कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं जिनके बेसिस पे हमें रीजन समझने हैं। रीजन समझने हैं मतलब ये कि अगर यदि मैं बात करूं किसी भी जगह पे, जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया जिसमें मैंने बोला कि हमेशा मेनिस्कस देखते हैं किसी भी लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का मेनिस्कस देखते हैं। मेनिस्कस देखने का मतलब क्या है? अगर यदि मैं बात करूं पानी की, तो पानी के अंदर तो होता है कॉनकेव, कॉनकेव टाइप का, मतलब वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, इस तरीके से डाउनवर्ड इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अगर यदि मैं पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल की, ये तो मुझे समझ में आ गया सरफेस टेंशन है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, एक और एग्जांपल, ये तो नीचे खींच रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन मैं एक और एग्जांपल देखूं कॉमन सा, और वो ये पूरी पीरियोडिक टेबल में, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है, पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल होते हुए भी सॉलिड नहीं है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, वो ऐसा कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है बजाय मेटल होने के बाद भी। कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। तो मैं यहां पे अगर लिखूं तो ये एक मेटल होता है जिसको हम मेंशन करते हैं, नाम आपको लिख के बताना है। तो जब हम इसको लेते हैं, क्योंकि ये लिक्विड है, अकेला एक लिक्विड मेटल है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर हम किसी भी कंटेनर में इसको भरते हैं तो हमेशा इसका जो कर्वेचर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, कॉन्वेक्स टाइप का आता है, कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव देता है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? यहां पे ये इतना चेंजमेंट क्यों दे रहे? यहां पे ये डाउनवर्ड है, यहां पे ये अपवर्ड है, क्यों है? इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे हमारे पास में दो तरीके की बात आती है, एक होते हैं कोहेसिव फोर्सेस और एक होता है एडहेसिव फोर्सेस।
एडहेसिव फोर्सेस। अगर यदि हम एक चीज देखें, हमारे पास दो तरीके से इंटरेक्शन होता है। मैंने इसको क्या किया, पानी को कंटेनर में डाला हुआ है, पानी को कंटेनर में डाला है, ग्लास में डाला है, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा, इसके अंदर पानी और पानी है, दो चीजें हैं। मतलब अगर मैं देखूं तो पानी को जब हम किसी भी ग्लास में डालेंगे तो उसके सरफेस पे पानी चिपकेगा, उसके सरफेस पे चिपकेगा। अगर यदि पानी और उसके सरफेस में जो ग्लास है, जो कंटेनर है, उसके सरफेस पे चिपकेगा तो इनके बीच में भी एक अलग से इंटरेक्शन होगा भाई, इनके बीच में एक अलग से इंटरेक्शन होगा। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे कंटेनर में और पानी के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। ये बात ध्यान रखनी है, पानी और कंटेनर के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में। जो इसके अंदर पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उसके कंपैरिजन में यहां पे पानी और कंटेनर का इंटरेक्शन ज्यादा है। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट, अगर यदि हम मरकरी लेते हैं और कंटेनर लेते हैं, कंटेनर मतलब ग्लास लेते हैं जिस ग्लास में हमने इसको डाला है, और मरकरी की बात करते हैं, तो इनका इंटरेक्शन कम होता है, बहुत कम होता है। ये कभी भी लिक्विड है, जो मरकरी है ये कंटेनर पे नहीं स्टिकी होगी, चिपकेगी नहीं उस पर, ये साइड में रहेगी, इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन मरकरी और मरकरी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। इसी वजह से, क्योंकि इनमें अपोजिट इंटरेक्शन होता है, इसी वजह से इसमें चेंजमेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा चेंजमेंट है। क्लियर है? सेम एग्जाम्पल अगर यदि मैं बात करूं, हमने आपसे शुरू में 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए बोला। जैसे हमने कहा कि वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हमेशा स्फेरिकल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब वाटर ड्रॉपलेट है, मान लो कोई भी एक ड्रॉपलेट है, इस ड्रॉपलेट को दूसरे ड्रॉपलेट आएगी, कोई भी दूसरी ड्रॉपलेट आएगी, वो इसको अपोज करने की कोशिश करेगी, रोकेगी, इसको अपोज करेंगी, रुक जाओ। इसको दूसरे पार्टिकल आएंगे वो इसको अपोज करेंगे, तीसरे पार्टिकल आएंगे वो इसको अपोज करेंगे, चौथे आएंगे वो इसको अपोज करेंगे। ठीक है, हर डायरेक्शन से इसको अपोजिशन मिलते हैं, हर डायरेक्शन से ये अपोज होती है। और जब ये अपोज होगी तो ये अपने चारों तरफ एक सरफेस बना लेते हैं, उस सरफेस को ही हम बोलते हैं स्फेरिकल अरेंजमेंट। हर मॉलिक्यूल अपने आप को अपोज करने की कोशिश करेगा, रोकेगा, बाउंड करेगा। तो इसको अगर अपोजिशन मिल रहा है, रोकने की कोशिश हो रही है, तो ये यहाँ से ऐसा कर्वेचर देते हैं, स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर यदि मैं आपसे बात करूं कि अगर हम जो कैपिलरी एक्शन की बात करें, कैपिलरी एक्शन का मतलब है, आपने देखा होगा दिए के अंदर आपने मान लो इसके अंदर आपने ऑयल डाल दिया या तेल डाल दिया है, और इसके अंदर आपने एक दिया लगा दिया, मान लो बीच में, ड्राइंग ऐसी है, प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। अगर यदि आपने इसके अंदर फिल कर दिया है, क्या घी डाल दिया या तेल डाल दिए, और पानी इसके अंदर बात लगी है, जो बाती है, फ्लेम है, वो यहाँ पे लगा दी, और धीरे धीरे आप देखोगे ये सारे का सारा खत्म हो गया है, जो घी या तेल जो आपने डाला था वो सारा खत्म हो गया है, और ये भी एंड में बुझ चुकी है। क्या हुआ है ऐसा? ये कैसे गया इस पे? तो हम यहाँ पे देखते हैं सरफेस टेंशन क्या करता है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको। सरफेस टेंशन क्या कर रहा है, हमने जब इसके बीच में कैपिलरी लगाई है तो ये सारे का सारा प्रेशर कहाँ लगाएगा? नीचे लगाएगा। सरफेस टेंशन यही कहता है कि जितना भी प्रेशर है वो सारे का सारा डाउनवर्ड लगता है, सरफेस से डाउनवर्ड लगेगा, यहाँ से फोर्स नीचे लगेगा, और जब नीचे लगेगा तो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ये क्या करेगा? अपने आप को उठाने की कोशिश करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू होता है। ये नीचे फोर्स लगाएंगे, यहाँ से ऊपर। जब हम किसी चीज़ को नीचे दबाएंगे तो कोई चीज़ ऊपर जाने की कोशिश करेगी, कोई चीज़ जो बचने की कोशिश करेंगे वो बचेंगे ना। तो बचेंगे तो जब ये डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर उठ के जाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जो दिए और बाती होते हैं जिनमें हम यूज़ करते हैं, या हम पेन का यूज़ करते हैं, पेन में भी सेम प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर है? एकदम पॉइंट एकदम क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं बचा है सरफेस टेंशन में? तो इसे ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से रीड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
ठीक है, आई होप आपको पूरी तरीके से सरफेस टेंशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, ठीक है। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।